आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीर होना है तो आपको पैसे से पैसा बनाना सीखना होगा। लेकिन पैसे से पैसा बनाते कैसे हैं ये किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। लोग अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं। आज के समय में अगर मैं किसी एक कॉमन बंदे से पूछूं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है तो वो यही बोलेगा, या तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो या अपना पैसा एफडी में डाल दो। और इंडिया में देखा भी जाए तो लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात भी करें तो लोग अपना पैसा प्रेफर करते हैं एफडी में डालना या तो फिर रियल एस्टेट में डालना। अब मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास एक 10 लाख की एफडी है और रिसेंटली आपके कस्टमर ने आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। ठीक है, लोग बेसिकली क्या करते हैं, एफडी में अपना पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने भी लगाया होगा एज अ बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होगी आपकी, कुछ सेफ रिटर्न्स आप कमाना चाहते होगे। लेकिन जो कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है उसमें एक इशू ये आ रहा है कि आपके बिजनेस में अभी कैश क्रंच का इशू है, पैसे की कमी है आपके पास। और आप जो है बहुत से जनरल टर्म्स में लोग क्या करेंगे कि अपना एफडी तोड़ेंगे, जितने पैसों की ज़रूरत थी उतना पैसा एफडी से निकालेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, खत्म। ना व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप अपने एफडी को बिना तोड़े अपने कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो, अपना कैश क्रंच का इशू सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कैसे? आप अपने एफडी पे लोन ले लो। यही होता है पैसे से पैसा बनाना। आप अपने एफडी पे लोन लो। जनरली बैंक जो है, बैंक के लिए ये सबसे ज़्यादा सेफ वो लोन होता है देना किसी को भी, क्योंकि आप जो है बेसिकली अपना पैसा ही यूज़ कर रहे हो। बैंक आपको आपके एफडी पे लगभग 75% से 90% तक का पैसा आपको दे देती है। मतलब अगर आपके पास 10 लाख का लोन था तो 7,50,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक का बैंक आपको लोन पे कर देगी। प्लस आपको एफडी पे मान लो 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक जो है उस 8% से 1 या 2% ज़्यादा लेगी, मतलब मैक्सिमम 10% पे आपको लोन दे देगी। आपको 7,50,000 रुपये बैंक से मिल गए, 5 लाख की आपको ज़रूरत थी, आप अपना जो है वो फुलफिल करो, कस्टमर का डिमांड फुलफिल करो, प्रॉफिट कमाओ। इधर आपका जो एफडी है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा क्योंकि आपके एफडी पे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए पहले साल में लगाए तो साल के एंड में आपको अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो, तो साल के एंड पे आपका जो वो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 11 लाख हो जाएगा। सॉरी, एफडी अमाउंट 11 लाख हो जाएगा। फिर वही दूसरे साल पे वो 12,10,000 के आसपास हो जाएगा। तीसरे साल पे तो एफडी पे जो वो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता रहेगा। प्लस जो आपने लोन लिया था उससे आप प्रॉफिट कमाओगे। जो लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस शो करोगे और उससे आप अपना टैक्सेबल प्रॉफिट भी कम कर लो। तो ये होता है पैसे से पैसा बनाना। एक तरफ जहां आपका पैसा आपके एफडी में इंटरेस्ट कमा रहा है, दूसरी तरफ वही पैसा आपके लिए काम करके आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पैसे से पैसा बनाना जो है वो सीख सकते हैं। एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जिससे लोग काफ़ी पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वो है ट्रेडिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है, लेकिन और इंडिया में तो आज के समय में बहुत सारे ब्रोकर भी आ गए हैं, ऑनलाइन ब्रोकर, जिस पे आप तुरंत ही अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो और तुरंत अपना जो भी है ट्रेड करना चालू कर सकते हो। इंडिया में क्या है कि आज के समय में लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगे हैं पैसा बनाने के लिए, जाहिर सी बात है। क्योंकि क्या होता है कि और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जो है ये ऑनलाइन ब्रोकर्स या और भी जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ज़्यादा मार्केट भी करते हैं। उसका भी एक रीज़न है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, मान लो आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा। ठीक है, आप रिलायंस के शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आप कहते हो कि अब मैं इसे 5 साल के लिए होल्ड करूँगा, 5 साल के बाद मैं इसे सेल करूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा मुझे वो मेरा। अब आपने एक ट्रेड किया, आपने जो रिलायंस का शेयर है वो एक बार खरीदा, तो आपको जो है उस एक बार पे कुछ कमीशन जो है वो ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है और हर ट्रेड पे ब्रोकर को जो है कमीशन मिलता है। इसी वजह से जितने भी सॉरी, जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर हैं, नॉर्मल ब्रोकर हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट करते हैं। और इंडिया में आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने भी लगे हैं। और इसी के ऊपर अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, जेन स्ट्रीट का केस, जिसमें बताया जा रहा था, सेबी के द्वारा ये बताया गया था कि जेन स्ट्रीट ने इंडिया में से
लगभग लगभग मैं 2023 से 2025 के 25 का डेटा बता रहा हूँ आपको। जेन स्ट्रीट ने इंडिया में से लगभग 4 to 5 बिलियन डॉलर इंडिया से वाइप आउट कर दिया। और किया कैसे? ऑप्शन ट्रेडिंग से। सेबी ने 107 पेज का रिपोर्ट बनाया प्रॉपर इस पे, जिसमें उसने बताया है कि कैसे जेन स्ट्रीट ने जो है, जेन स्ट्रीट इंडिया में 2020 में आया था, ठीक है। तीन कंपनी रजिस्टर करवाई थी। एक उसने करवाई थी हांगकांग में, एक करवाई थी सिंगापुर में, एक करवाई थी इंडिया में। और इस तीनों कंपनी के थ्रू उसने इंडिया स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। फ्यूचर एंड ऑप्शन उसने देखा, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसने भी इस चीज़ में अपना पाँव डाला और मात्र 3 से 4 साल में 40 से 45 हज़ार करोड़ इंडिया से गायब कर दिए। इसके ऊपर प्रॉपर पूरा केस स्टडी है ये, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही थी कि इंडिया में लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगे हैं, और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारी तरह, जो दिन का 2000, 1000, 5000, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और डुबा देते हैं। सेबी का ये रिपोर्ट है जिसमें सेबी कहती है अराउंड 90% ऑफ इन्वेस्टर जो होते हैं इसमें, वो अपना पैसा लूज़ करते हैं। मतलब हर 10 में से 9 बंदा फ्यूचर ऑप्शन में पैसा नहीं कमा पाता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है ये भी तो समझना ज़रूरी है। बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फ्यूचर में क्या होता है, सबसे पहले फ्यूचर समझते हैं कि फ्यूचर में होता क्या है। मान लो आज के समय में गोल्ड का प्राइस 10,000 रुपये, ठीक है। आपको लगता है ऐसा कि 1 महीने बाद गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप ब्रोकर के पास जाते हो, आप ब्रोकर से कहते हो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 महीने के बाद आपसे जो है ये गोल्ड 10,000 में खरीदूंगा मैं, फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ता है या कम होता है, जितना भी होगा मैं आपसे 10,000 में, आप ब्रोकर से ये कमिट करते हो कि आप उससे ये गोल्ड खरीदोगे। ब्रोकर मान जाता है इस बात को। 1 महीना ख़त्म होता है, 2 चीज़ें होंगी, या तो प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ा 10,000 का 11,000 हो गया, आप 10,000 में खरीदोगे तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा, या तो प्राइस कम हो जाएगा, मतलब 10,000 का 9,000 हो गया, आपको खरीदना 10,000 में पड़ेगा क्योंकि आपने कमिट कर रखा है, तो वो 1,000 का आपको लॉस हो गया। ये होता है नॉर्मल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब। दूसरा होता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कमिटमेंट नहीं करते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ये ऑप्शन लेते हो। कैसे? सेम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो गोल्ड का आज के समय में प्राइस है 10,000 रुपये, 10 ग्राम का नॉर्मली। आप ब्रोकर के पास जाते हो, आप ब्रोकर को एक प्रीमियम पे करते हो, मान लो 100 रुपये आपने प्रीमियम पे किया, और आप ब्रोकर से कहते हो मुझे ये ऑप्शन चाहिए कि मैं 1 महीने बाद आपसे गोल्ड जो है वो 10,000 में खरीदूँ, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे 10,000 में खरीदूँगा। ये ऑप्शन लेते हो आप, ठीक है। आप 1 महीने बाद या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा। अगर प्राइस बढ़ता है, मान लो 11,000 हो गया वापस से, तो 10,000 की चीज़ आपने 11,000 की चीज़ आपने 10,000 में खरीदी, 1,000 रुपये का प्रॉफिट, प्लस जो आपने वो प्रीमियम पे किया था वो आप माइनस करोगे अपने प्रॉफिट से। 100 रुपये आपने दिया था, 100 रुपये माइनस किया, 900 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया कुल मिला के। अगर प्राइस घट गया मान लो, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप खरीदोगे 10,000 में या नहीं भी खरीद सकते हो। आप नहीं खरीदोगे, जाहिर सी बात है, तो जो आपका लॉस होगा वो प्रीमियम होगा जो आपने ब्रोकर को पे किया था 1 महीने पहले गोल्ड खरीदने के लिए। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का बहुत बेसिक मतलब। और इंडिया में आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुत पैसा लॉस हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। जो जेन स्ट्रीट का केस हुआ था उसमें जो 40-45 हज़ार करोड़ गए, वो गए भी रिटेल इन्वेस्टर्स के ही थे, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नहीं गया था इतना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेडिंग हो गया, प्लस हमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। एमएसएमई के बारे में तो हम वैसे भी बात कर रहे हैं कि एमएसएमई को क्यों गवर्नमेंट, मतलब एमएसएमई के कितने सारे स्कीम्स हैं ऐसे, लोग गवर्नमेंट एमएसएमई स्कीम्स को, मतलब एमएसएमई को क्यों इतना सपोर्ट करती है। आपको पता है इंडिया में अभी रिसेंटली जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था, जिसमें इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था, उसमें उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे फ़र्क पड़ा था। अराउंड 739 या 40 के आसपास बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेन रिजर्व इंडिया में है, और उस 740 बिलियन डॉलर का अराउंड 48 to 50% पैसा जो है वो एमएसएमई बिजनेसमैन की वजह से ही है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमई को इतना सपोर्ट करती है।
प्लस MSME बिजनेसेस की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। आज के समय में जो इंडिया का जीडीपी है उसमें बहुत मेजर पार्ट सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सर्विस सेक्टर में आपका कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका लेबर फोर्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तभी वहीं पे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसीलिए और एमएसएमई ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले ही होते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है एमएसएमई को डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स के थ्रू, लाइक CGT, MSC, PMEGP, मुद्रा, इन सब के थ्रू, ताकि आप बिजनेस अपना करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आपको भी फ़ायदा हो, सरकार को भी फ़ायदा हो, जीडीपी में भी इंडिया के फ़ायदा हो, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बने। तो ये भी एक रीज़न है सरकार का, यही मेन रीज़न है सरकार का एमएसएमई को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का। टैक्सेस के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें रियलिटी में बहुत बेसिक में अगर हमें बहुत अमीर बनना है या रिच बनना है, तो सिर्फ बिज़नेस कर लेना या बिज़नेस नहीं करना, अप टू यू। लेकिन इस चीज़ के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए था ताकि हम इस चीज़ों पे डिस्कस कर सकें। सिंस आई एम ऑल्सो बिगिनर, तो आई एम अ CA स्टूडेंट, और ये सब सीख रहा हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग इन अ बैंक, और ये सब अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे बैंकिंग सिस्टम काम करता है, किस बेसिस पे हम लोग लोगों को लोन देते हैं, फाइनेंशियल एनालाइज करना, ये सब सीख रहा हूँ अभी। तो इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूँगा जो भी मैं सीख रहा हूँ अभी वो लोगों तक पहुँचा सकूँ, और हम बात कर सकें इस चीज़ों पे। और या दैट्स इट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और बी द पार्ट ऑफ माय जर्नी, क्योंकि अगर हमें रूल तोड़ना है तो पहले ये सारा रूल सीखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट।